कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लोगे तुम लोग। इंग्लिश मैम इंग्लिश तो इंटर की कौन ही कितनी पढ़ता है। वैकेंसी रहती है तुम गवर्नमेंट लोग की? इंग्लिश में पढ़ते हो क्या? नो मैम। दो बुक्स होती थी ना इंग्लिश में, अभी भी दो ही होती होंगी। दो दो ही थी। होती है मैम। वही सिलेबस चलते आ रहा है जब से। मैम फिजिकल एजुकेशन वगैरह क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? हाँ तो उन्हें कौन पढ़ता है वो तो। तुमने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन है। दोनों लिए थे। मैम ऑटोमेटिक मिल जाते हैं वो, जैसे ही हम साइंस लेते हैं। यस मैम। अच्छा, चॉइस नहीं होती क्या? कंप्यूटर साइंस कंपलसरी है? यस मैम, अभी कंप्यूटर कंपलसरी। साइंस तो मैम वो एडिशनल में, और ये फिजिकल एजुकेशन मेन में दे रखी है। मैम ये स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल के पास कौन सा सब्जेक्ट देने के लिए है। हम्म। अब तो देखो ट्वेल्थ का सिलेबस शुरू हो गया, ट्वेल्थ का तो तुम माहिर होंगे ट्वेल्थ के सिलेबस में तो। अब तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो रट चुका होगा, है ना? एक सेकंड रुकेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं लेने आया कुछ। दे लो पेन कॉपियां। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भाई इतना आसान चैप्टर है कि मेरा तो वैसे ऐसे मन कर रहा है मैं सीधे क्वेश्चन ही उठा के करवा दूं। क्योंकि मैम मैं भी वही कह रहा हूँ। है ना, क्वेश्चन ही उठा यस के कर मैम। लेते हैं, क्या ही मैं तुम्हें थ्योरी पढ़वाऊंगी। करूँ? यस हाँ मैम। चलो फिर करो। एक बुक, एक मेरे पास एक है। मैम आंसर 5F आ रहा है। जी मैम। मैम क्या करा है आपने अभी? अभी तो कुछ नहीं करा है, एक सेकंड रुको। कुछ नहीं, देखो आज अब जो स्टार्ट हो गया, ट्वेल्थ का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज ही तो हैं। आज हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तक पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सही। इसमें हम लोग कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, बेसिक सा है कुलाम्स लॉ, Q1 Q2/R²। बस यही लगाना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। चलो ये वाला इस ये कर। हम ऑप्शन डी। वेरी डी गुड। ऑप्शन। आधा आधा है ना, m/2 हो जाता है ऐसे, चार्ज भी आधा यस आधा मैम। हो जाता है। ये वाला बता दो। ऑप्शन ए। सही बात है, रटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। बाकी के? यस मैम ऑप्शन है। है ना, ये तो ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलो ये वाला करो। मैम 2। तो आ रहा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस मैम 2 आएगा। ठीक है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है tan थीटा वाला। अच्छा ये वाला करो। ये वही है क्या? तो सेम ही है ना, 1.5 g। जी मैम। नहीं नहीं, अलग है। वैल्यू चेंज है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है ये। ये वाला करो।
इसके बाद अगर ये तुम कर लोगे फिर पीवाई क्यूज करेंगे, पीवाई क्यूज भी है हमारे पास। ट्वेल्थ में तो यही कर लेते हैं, ट्वेल्थ के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही रिवाइज करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी तो हम लोग कर चुके हैं ट्वेल्थ की। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ए आ रहा है। करो करो, देखो एक बार, एक सेकंड रुको, इसमें मैं असाइनमेंट ढूंढ लेती हूँ तुम्हारा। ठीक है, मिल गया। करे, ए आ रहा है भाई। सी पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या है इसका ऑप्शन, तुमने भाई ये ए वाला यहाँ पर ऐसे फील्ड लगाएगा, डी वाला यहाँ पर, ई ए और ई डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, और ये रिजल्टेंट इसके साथ आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाला रहेगा। तो ई नेट क्या बनेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी प्लस ई डी, सॉरी ई ए डी वाला बनेगा। अब ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, √2 टाइम्स ऑफ ई प्लस ई बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना है, के क्यू बाई 2, ये डिस्टेंस मान लेते हैं भाई, कितना है डिस्टेंस, एल है तो एल स्क्वायर। ई भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये कितना है, √2 एल, तो √2 एल का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो इसको, √2 के क्यू अपॉन 12 स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2 एल स्क्वायर। तो ये के क्यू अपॉन 2 एल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस √2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला करो, ये भी आसानी से हो जाएगा, एक सेकंड में। भाई सब ये एक बात बताओ, ये किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या ये वाले क्वेश्चन करने में, नो ये तो मैम। बेसिक। नो मैम। लड़कियों, मैम। लड़कियों लड़कियों गर्ल्स, नो मैम। अगर कहती हो कि मैडम एक बार रिवाइज करा दो तो बता दो। देखो इसमें क्या करना है, सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बताना है कि कितना है। तो देखो ए पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो ये मैंने ई सॉरी ए की वजह से इधर आएगा, है ना, ई ए की वजह से इधर आया, डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, बी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ जाएगा। अब देखो 3 हो गए, तो अब की बार अब ए और डी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्टेंट, तो ए और डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनाया है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, फिर वो 90 डिग्री है तो कॉस की टर्म तो 0 होगी, और E1 और E2 की वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि ये चार्ज भी और इनके बीच का डिस्टेंस ये भी सेम है, तो ये इसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ ई आएगा। तो यहाँ पे ये √2e लिखा हुआ है, और फिर ये ई भी कौन सा है, बी वाला, तो इसका चार्ज भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग, तो इसको अलग से ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन आएगा। तो ये वाला कर लो। मैम ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी होगा। मैम इसका एक बार कंसेप्ट क्या लगेगा। देखो एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड की, मतलब कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकली प्रेजेंट है,
अब वो क्या करती है कि किसी वाटर ड्रॉपलेट को जो नीचे जाना चाहती है उसको क्या कर लेती है, उसको रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है। तो इसका मतलब है कि जो इस ड्रॉपलेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा बस वो ऊपर लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, बैलेंस हो जाएगा। बस क्यू ही, तो बैलेंस हो जाएगा और वहां से क्यू आ जाएगा। मतलब ये जो मैम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है हम्म, और मास भी दिया हुआ है, तो मतलब जो फोर्स नीचे खींच रहा होगा mg, उसे बैलेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, तभी तो वो नीचे नहीं गिर पा रहा हाँ है ना। तभी नहीं गिर पा रहा। हाँ तो फिर मैम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे लगानी, क्योंकि mg में तो मास और हम g लगा लेंगे 10, और ऊपर वाला जो फोर्स है उसमें क्या करेंगे। तो क्यू ही तो निकालना है, द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज ही फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है, हम दोनों फोर्स पे इक्वेट कर कर क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या, क्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, मास है, ग्रेविटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, मास भी गिवन है, सब चीज है तुम्हारे पास, तो चार्ज आ यस मैम। जाएगा। अब नल पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला करें। मैम एक बार नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा दो। नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा दूं? देखो नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यस मैम। एक तो ये सीधा फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, ये जो सीधा फॉर्मूला है नल पॉइंट का, ये सीधा फॉर्मूला भी है। ये क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज होंगे, ठीक है, अब उसमें से ये जो फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें जो x की वैल्यू क्या फाइंड करिए, देखो d अपॉन क्यू बिग अपॉन क्यू स्मॉल प्लस 1। इस क्या कहता है कि देखो फॉर द सिस्टम ऑफ लाइक चार्जेस, अगर हमारे पास लाइक चार्ज है तो नल पॉइंट कहाँ आ जाता है, मिडल पॉइंट पे, लाइज नियर द मिडल रीजन फ्रॉम द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड लाइज एट, छोड़ो ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, तुम कॉन्सेप्ट ही समझ लो। क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास दो चार्ज होंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है, Q1 और Q2। पहली बात तो ये समझो कि जो भी नल पॉइंट होता है बड़े चार्ज के पास मिलता है, ठीक है, जो भी चार्ज बड़ा होगा उस चार्ज के पास जो है वो नल पॉइंट मिलता है, ठीक है, बड़े चार्ज के पास। अब होता क्या है, या तो नल पॉइंट तुम्हें दोनों चार्ज के बीच में मिल जाएगा या फिर बाहर में मिलता है, या तो ए पॉइंट हो सकता है या बी पॉइंट नल मैम पॉइंट। करता क्या है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से जिस पॉइंट पे जीरो हो, नल पॉइंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो अब या तो वो पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच का हो सकता है या बाहर का। तो बीच का कब होगा, जब दोनों चार्जेस कैसे रहेंगे, Q1 भी सेम रहेगा और Q2 भी सेम, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बार देख लेते हैं, अगर मान लो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है और मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखती हूँ कोई Q, अब Q1 भी इसको यहाँ पर रिपेल करेगा, ठीक है, और Q2 इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जिस पर ई नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स, ये इसको E1 और ये E2। तो यानी अगर सेम चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो हो सकता है, बीच में, ठीक है। अगर मैं वहीं पे देखो अपोजिट चार्ज रखती हूँ कि ये प्लस का Q1 और ये माइनस का Q1, अब एक बार सेंटर में कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, अब देखो अगर यहाँ पर मैं कोई चार्ज रखूंगी Q, अब माइनस Q वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस मैम। ठीक है, और प्लस Q वाला इसको रिपेल करेगा इधर ही की तरफ ही, E1 भी इधर है और E2 भी इधर है। तो मतलब इस सेंटर में कहीं पर भी तुम्हें माइनस वाला नहीं मिलेगा, मतलब जीरो नहीं मिलेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो मतलब यहाँ पर चार्ज ले आओगे तो इसको ये रिपेल करेगा और Q1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब बीच में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि तुम्हें जो नल पॉइंट मिल जाए। इसका मतलब जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो नल पॉइंट कहाँ ढूंढोगे, बाहर, तो मतलब जो पॉइंट लेट करना है वो बाहर करोगे, और कितने डिस्टेंस में, मतलब किसी भी चार्ज से x दूरी पर, और वो किसके पास लोगे वो चार्ज, वो पॉइंट किसके पास लोगे, बड़े चार्ज के पास, ठीक है। तो ये दो तीन बातें याद रखने की है। क्या बातें याद रखने की है कि अगर मैम सेम, वो नेगेटिव वाले चार्ज में मुझे पूछना था, पॉजिटिव का तो क्लियर हो गया, नेगेटिव में मैम अगर कोई चार्ज है तो उसे भी हम बीच में तो रख सकते हैं ना, तो ये भी खींचेगा वो भी खींचेगा। हाँ नहीं नहीं वो तो रिपेल करेगा ना प्लस वाला, तो नहीं अगर प्लस माइनस दोनों है। अच्छा हाँ 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 सही कह रहे हो आप। प्लस वाला तो रिपेल करेगा, माइनस Q वाला अट्रैक्ट करेगा, तो वो कभी भी जीरो नहीं बनेगी उस पॉइंट पे हम्म। इलेक्ट्रिक। जीरो कब बन सकती है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो बी पॉइंट पे आ जाएगा। बी पॉइंट पे कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे समझो, मैम अब इक्वेटोरियल के लिए नहीं होता ना, एक, हाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे
वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो वो अलग पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट तो परपेंडिकुलरली लेते हैं, है ना। ये एक्सियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है सारे। तो अब जैसे देखो, अगर प्लस Q1 और माइनस Q1, अब मैं पॉइंट बाहर ले लेती हूँ कोई, मतलब यहाँ पर अब मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखा है। अब देखो प्लस Q1 इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, और माइनस यस Q1 मैम। इसको इधर की तरफ। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि ये कहीं पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैलेंस हो जाए, इसलिए अपोजिट चार्जेस के लिए हमेशा पॉइंट जो नल पॉइंट है वो बाहर की तरफ मिलता है। जब लेट करते हैं ना, तो बस यही चीज की ध्यान रखना है कि एक्स को कहाँ पर लेट करना है। अब ये क्वेश्चन मैम जो है लेकिन जो पोजीशन होगी माइनस क्यू की, वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स तो मिनिमम हो जाएगा, और प्लस क्यू वाला तो फोर्स ज्यादा ही हो जाएगा वैसे भी। हाँ, तो वो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये फोर्स बैलेंस हो जाए। अभी तभी तो मैंने कहा है कि जो बड़ा वाला चार्ज है ना, जैसे कि देखो ये मान लो ये 9Q है और ये 2Q है, और ये Yes, ma'am. नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। अब मान लो तुमने कोई यहाँ पर कोई पॉइंट लेट किया, ठीक है, टेस्ट चार्ज के लिए Q0 यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये 9Q वाला डोमिनेट करेगा, यस मैम। है ना, और ये इसको क्या करना चाहेगा, प्लस Q को रिपेल, यस मैम। क्योंकि बट ये पास में रखा हुआ है। ऐसी -2Q है, ये इसके दूर पे रखा हुआ है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ऐसी इक्वेशंस बन जाती हैं कि जहां पर ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाए, तो इसीलिए इसको बाहर लेके चलते हैं पॉइंट को। अब ठीक इसको है। तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, x इक्वल्स टू डी अपॉन चार्ज ऑन बिग अपॉन चार्ज ऑन स्मॉल प्लस 1, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तुम ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार। ऑप्शन थर्ड। सी आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड तो मैम, एक फटाफट से सेकंड सॉल्व कर मैम, एक लिया सेकंड तो पीछे करना, एक सेकंड, एक चीज देखनी है बस। यहाँ और भी पीछे। बस बस बस। हाँ मैम, सही है, सही है, यही आ रहा है। एक बार उस वाले क्वेश्चन से भी करके, इस बार उससे भी करके देखना। देखो ये Q है और ये 3Q है, ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस कैसे हैं भाई, ये सेम चार्ज है, अपोज यानी फील्ड सेम, अंदर ही मिलेगा भाई में। और मैम अपोजिट कर देंगे तो बाहर मिलेगा। हाँ, अपोजिट कर देंगे ठीक तो है। बाहर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट रखा हुआ है, तो ये एक्स डिस्टेंस तुमने मान लिया होगा। अब इसको क्या किया है कि भाई यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q है, तो ये K, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, और इसकी वजह से बनेगी, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बस अब यहाँ से सॉल्व कर लिया होगा, 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन R माइनस एक्स, है ना। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। यहाँ से रूट x की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स और ऑफ ये R। भी लगा सकते हैं डी बाई अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला ये दिखाया d था, वाला देखते हैं भाई, मैंने ये कभी फॉर्मूला लगाया नहीं है, ठीक है, d वो वाला, एक बार लगा दो। बट लगा के देख लेते हैं क्या है ये, Q ऑफ बिग अपॉन Q ऑफ स्मॉल। प्लस क्योंकि याद रखने वाली चीजें ना बहुत टफ हो जाती हैं, ये +1 पे रूट नहीं है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमेशा कहाँ से निकलेगी, देखते हैं कहाँ से निकलेगी, ठीक है। x इक्वल्स टू d अपॉन बिग चार्ज, तो बिग चार्ज हमारा 3, ये 3 रह जाएगा, √3 + 1। तो x की वैल्यू भाई ये आई है, R अपॉन √3 + 1। तो यही आ रही है क्या x की वैल्यू, यही मैम, यही आ रही है, सी ऑप्शन। हाँ, x की वैल्यू यही आई है। और ये x की वैल्यू हमने कहाँ से लेट करी है, स्मॉल चार्ज से, है ना, ये स्मॉल चार्ज से लेट करी है, तो ये स्मॉल चार्ज से आया है। मतलब स्मॉल चार्ज से उतना डिस्टेंस कवर करेगा तब जाके नल पॉइंट मिलेगा। ये रहा ना, 4 सिस्टम ऑफ लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्ज है तो नल पॉइंट इज मिडल रीजन फ्रॉम द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड से लाई करता है ये एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से आई है, स्मॉलर चार्ज से, यानी एक्स जो है स्मॉलर चार्ज है, तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस आता है ये। यस मैम। हाँ, तो ये फॉर्मूला सीधा का सीधा भी लगा दिया। अच्छा, एक बार ये वाला क्वेश्चन अब ये नल पॉइंट किसके लिए है, अनलाइक चार्जेस के लिए, है ना। फॉर द -1 सिस्टम हो जा ऑफ रहा है फॉर्मूले में। अनलाइक, हाँ, अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का चार्ज आने माइनस वाला का है। है। हाँ, तो देखो आउटर रीजन में आएगा, कहाँ पे लाई करेगा, इट इज लाई टू द आउटर रीजन विच इज क्लोजेस्ट टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर। हाँ, तो सॉरी, आई एम सॉरी, मैग्नीट्यूड में कौन से चार्ज के पास लाई करेगा, जो कि चार्ज का डिस्टेंस क्या हो, स्मॉलर हो, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला उसके लिए है अनलाइक चार्जेस के लिए। मतलब क्या है कि जैसे मान लो यही था 9q चार्ज ले लो और ये 2q चार्ज ले लो, तो अब ये माइनस का चार्ज होगा और एक ये प्लस का। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने पॉइंट तो बाहर मानना है कि बाहर ही मिलेगा, तो किस पॉइंट के पास मिलेगा? स्मॉलेस्ट पॉइंट के पास। ठीक है, तो जो स्मॉल चार्ज है ना उसके पास मिलेगा। यस मैम। ए पॉइंट मैम जैसे r बाय अंडर रूट 9/2 - 1 आएगा इसका। हाँ, तो ये देखो सुन लो, अब जब तुम्हें ये लैट करना होगा ना एक्स पॉइंट, पहली बात तो अनलाइक के लिए बाहर करना है, और किस पॉइंट के पास करोगे? छोटे चार्ज के पास। छोटे चार्ज, क्योंकि 2q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसको ये इधर की तरफ फेंक रहा है। रिपेल तो कर रहा है। एक 9q का डोमिनेशन मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो उसके डोमिनेशन को हम लोग r से कम करेंगे। कॉमन सेंस यस हो गया मैम। ना ये तो, कि भाई मैं 9q का वही मैं मैग्नीट्यूड। इसी में डाउट कर रहा था कि अगर इसमें हाँ ज्यादा इसकी पावर है तब तो डोमिनेट हाँ करेगा ना ये। पास, हाँ ये डोमिनेट करेगा। वही तो हम लोग इसकी पावर को r से हम लोग कम करेंगे, तो इसलिए 2q के पास चला गया। अब 2q की मतलब 2q मतलब इसके मैग्नीट्यूड कम है, तो ये इसको डोमिनेट कराने के लिए हम लोग इसके पास जो है वो पॉइंट मिलेगा। तो यस मैम। फॉर्मूला क्या है? d अपॉन अंडर रूट क्यू बिग अपॉन क्यू मैम स्मॉल मॉड में रहेगा। -1। हाँ ठीक है, -1। मतलब चार्जेस को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही लिखेंगे। हाँ, तो 9/2 - 1 हो जाएगा नीचे और ठीक ऊपर है, r। जिसको ये फॉर्मूला इजी लग रहा है वो ये लिख लो, जिसको अब जिसको लेट करके करना है वो लेट करके भी कर सकता है। ठीक है, आंसर बता दो क्या आ रहा है भाई इसका। क्या डिस्टेंस आ रहा है प्रोटॉन का फ्रॉम द ओरिजिन? करो उसको। सिक्स सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी हो गया। मैम इसमें ये क्या कह रहा है, अनदर पॉइंट चार्ज q2 इज इक्वल टू -q0। अरे दो चार्ज है ना भाई, दो चार्ज है। क्या बना रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है ये जो 4q0 है जो कि ओरिजिन पे रखा है, दूसरा चार्ज है -q0 जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है इससे। ये कह रहा है ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोटॉन को कहां पर रखें कि जो प्रोटॉन पे लगने वाली जो फोर्स है वो 0 हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ से मान लेते हैं कि भाई हाँ, डिस्टेंस एक x सेकंड। है। हो हाँ, जाएगा मैम, अब हो जाएगा, अब बस एक सेकंड बता रहा हूँ। 18 तो आंसर ये है क्या? 12 अपॉन 24 चार्ज ऑफ बिग, तो 4। ठीक है, और क्या है फिर -1, तो 12 मैम अपॉन रूट। अंडर रूट 2 आएगा क्या? भाई देखो ये तुम्हारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला अंडर रूट 12। मैम 24 आंसर आ रहा है। 24 आएगा 24। मैम आंसर। मैम ये अंडर रूट जो 2 4 है ये तो 2 हो जाएगा, हाँ ये 2 हो जाएगा, तो राइट। ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा ना, 12 आंसर आ रहा है। हाँ तो 12 ही तो आ रहा है फिर, ये हाँ 24 ठीक कैसे है। 12 निकाल? + 12 हो जाएगा ना मैम। मैम वो तो एक्स की वैल्यू आ रही है प्रोटॉन 12। हाँ ये ओरिजिन से एक्स की पूछा ना। वैल्यू, हाँ ये ओरिजिन से पूछा है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू क्यू ओरिजिन नॉट से से पूछा है आई ना। है। हाँ ये क्यू नॉट से 12 आई है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 + 12 24 हो गया। मैम ये जो ओरिजिन है ये उसे कहते हैं जहाँ पे वो वाला चार्ज होता है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाला। ओरिजिन किसी को कहते नहीं है भाई, ओरिजिन क्या होता है कोऑर्डिनेट्स में? ओरिजिन उस का ये मतलब तो क्वेश्चन अलग में चार्ज स्टार्ट होगा गिवन है कि जीरो वाला। ओरिजिन है। 0 पे रखा है, वो मान के चले हाँ हैं वो तो। ओरिजिन कुछ होता थोड़ी, वो तो माना है कि ओरिजिन पे चार्ज रखा है, तो मतलब दूसरा 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मैम तो हम तो किसी भी साइड से मान सकते हैं ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, दोनों चार्ज तो मतलब मैं इस साइड से भी तो मान सकता हूँ q0 से -q0 से। -q0 से तो माना है। ओरिजिन, अरे ओरिजिन मतलब मैम मान, ये जो 12 सेंटीमीटर जो फोर्स लगेगा ये तो आ गया, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा 12 सेंटीमीटर माना है प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये जो 4q0 है यहाँ से हमने ओरिजिन माना है ना, या हमने ये वो हमने नहीं -q0 माना, से वो माना है? सवाल ने बोला है। वो क्वेश्चन ने पहले दिया है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 4q0 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। वो सवाल नहीं बोला है, हमने नहीं माना कुछ भी, ठीक है मैम। वो क्वेश्चन में ही बोला है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली चार्ज इन, अब देखो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए है। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में हमारे पास सबसे पहले आती है इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए सिंपल फॉर्मूला आता है हमारे पास 2k λ/r, है ना, कि भाई ये यस इनफाइनाइट है, मैम। तो किसी पॉइंट P पे लगाना है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 2k λ/r। r मतलब डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है।
चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। मैम ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या करना है, कूलाम्ब फोर्स को किसके बराबर कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, है ना, और वहां से ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकाल लोगे, है ना। यस मैम। हाँ, तो फोर्स कूलाम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर इंटू क्यू। ठीक है, और उसको एम वी स्केयर बाय आर या एम ओमेगा स्केयर आर के बराबर कर दोगे, वहां से ओमेगा निकाल लेना, ओमेगा से हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, चेक कर लो। ऑप्शन ए नहीं है भाई, डी है, इसमें भी गड़बड़ कर दिया। डी ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आता है ये वाला जिसमें अल्फा बीटा लेके करते हैं, मतलब अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट नहीं है, एक फाइनाइट लेंथ देते हैं, तो फाइनाइट लेंथ में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो दो डायरेक्शंस में आएगी, है ना। तो ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कई बार। क्या करते हैं भाई, कि हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट वायर का और एक पॉइंट लास्ट वायर का बी। तो अगर किसी भी पॉइंट पे तुमसे बोला जा रहा है कि पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वायर की वजह से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे निकालना है। फिर उसके बाद जो भी दो एंड पॉइंट हैं वायर के, उस पॉइंट से मिलाए जाएंगे। तो वायर का एक एंड पॉइंट बी वो मिलाया, वायर का एक एंड पॉइंट ए वो मिला दिया। ठीक है, उसके बाद एंगल लेते हैं उसी रेफरेंस लाइन से। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इससे देखो ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट मिलाया गया है रेफरेंस लाइन से, ये एंगल आता है इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है भाई ये, कैसा, इस तरीके से कोई चीज घूम रही है तो क्लॉकवाइज, है एंटी ना, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज सॉरी। एंटी है, ये क्लॉक है ना। अब अब मेरे को बी पॉइंट मिलाना है, तो मतलब अब एंगल जो लूंगी इसी डायरेक्शन में लूंगी, मतलब मुझे नीचे जाना है, तो मैं इस एंगल का डायरेक्शन भी ऐसे ही लेते हैं, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पी पॉइंट पर हम लोग एक छोटा सा, मतलब इस लाइन चार्ज पे से एक छोटा सा एलिमेंट कट करते थे। मान लो मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कट किया, तो ये एलिमेंट देखो पॉजिटिव की वजह से है, तो मतलब इसकी वजह से जो होने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। अब इसके दो कंपोनेंट होते थे, एक इधर आता था डीई एक्स और एक इधर आता था डीई वाई, दो कंपोनेंट्स हो गए, यानी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब देखो, अगर ये पी पॉइंट इस तरीके से है कि ये बराबर बराबर काट रहा है, तो बाय सिमिट्री कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिमिट्री पैरेलल कहाँ वाला। पर, कौन सा वाला। पैरेलल वाला। हाँ, मतलब जैसे देखो डीई एक्स को हमने बना दिया कि ये हमारा ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ई वाई जो है ये ई का पैरेलल कंपोनेंट है, इस तरीके से भी लिख सकते हो ई एक्स ई वाई। अब बाय सिमिट्री, बाय सिमिट्री से हमारा ई वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो सकता है। अगर ई वाई जीरो कब है, अगर सिमिट्री बन रही है, तो अगर सिमिट्री नहीं बनती है तो दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, ई एक्स भी आएगा और ई वाई भी आएगा। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, ई एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो अब फॉर्मूला आता है यहाँ से, ई पैरेलल। ई पैरेलल हमारा क्या था, ई वाई, यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट था वो ई वाई था, तो ये ई वाई का फॉर्मूला हो गया, ये ई पैरेलल का फॉर्मूला है। तो यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। याद रहे ये अल्फा बीटा जो है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिए गए हैं, और जो ये डी डिस्टेंस है, दिस डी डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। के लैम्डा बाय 5 आर।
ये मैम क्या आ रहा है? के लैम्डा। के लैम्डा बाय 5r। देखो चेक करना पड़ेगा आंसर, तो मुझे आंसर तो इसमें है नहीं, चेक करना पड़ेगा, बाकी और निकालो। तो देखो दोनों कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहली बात तो ई एक्स की वजह से बनेगी और ई वाई की वजह से भी बनेगी, दोनों की वजह से बनेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? के लैम्डा बाय आर है, 2 के लैम्डा है, के लैम्डा। तो के लैम्डा बाय डी, एक होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। दूसरा होगा के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मतलब अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नेट आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, और दोनों का एंगल भी दिया हुआ है। तो देखो निकालते हैं, ये साइन वाला निकालेंगे, के लैम्डा अपॉन ये डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कितनी है आर, ये आर रख दिया एज इट इज। साइन थीटा 1, थीटा 1 वाला एंगल कौन सा होता है? जो कि ऊपर वाली लाइन से बना, मतलब ऊपर वाले पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर से। तो ये एंगल कितना है? साइन 53, तो ये हो गया साइन 53 डिग्री, ठीक है। प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 क्या होता है कि जो रेफरेंस लाइन से नीचे वाला एंगल होता है ना, नीचे वाली लाइन के लिए। तो अब ये एंगल देखो क्लॉकवाइज दिया हुआ है ये 37 डिग्री, तो ये तो गलत है, मुझे तो एंटी लेना है। तो एंटी के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? साइन का माइनस 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आया? के लैम्डा बाय आर, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 4/5। ठीक है, 4/5। और ये देखो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा तो 37 कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5। तो ये हो गया तुम्हारा के लैम्डा बाय 5r। ऐसे ही ये साइन कॉस थीटा वाला बना दोगे, कॉस थीटा वाला कितना बनेगा? के लैम्डा बाय आर कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 यानी 3/5 है ना। यस मैम। और ये माइनस का साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, और देखो कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस इक्वल ऑफ थीटा। टू, बस। तो ये तो जीरो हो गया फिर है, जीरो नहीं होगा ना, 4/5 आएगा, माइनस ऑफ के लैम्डा बाय 5। 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, तो ई नेट आ गया तुम्हारा के लैम्डा बाय 5r माइनस के लैम्डा बाय 5r, है ना। 5r। तो ये क्या आ गया? ये फिर ये जीरो हो गया, जीरो मैम अलग आई अलग कैप डायरेक्शन में में है है। ना, हाँ ये कैप में है, ठीक है। तो ये √2 के लैम्डा अपॉन 5r आ जाएगा, ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय 5r। तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को, ये मतलब ये इस वाले क्वेश्चंस का मोस्ट ऐसा क्वेश्चन है कि जो जहां से तुम्हें अब क्वेश्चन आएगा तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क और रिंग, इनका तुम्हें पता ही है कि, हाँ डिस्क का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क का देखो, डिस्क की दो चीज होती है, एक होता है हमारे पास फ्लक्स और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स की, सॉरी, डिस्क की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि भाई ये डिस्क है जिसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पूरे डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे निकाल, क्या आंसर आता है भाई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन 1 माइनस ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स के केस में सवाल कैसे दे देंगे कि ये पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू Q है, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्क रखी हुई है, ये डिस्क, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो बस ये दो तरीके के सवाल होते हैं, इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वहां पर बस इस सिग्मा की जगह Q आ जाता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है पॉइंट चार्ज Q की वजह से। अच्छा, अब और इस क्वेश्चन में और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहो तो मान लो ये यहाँ पर एक चार्ज रख देंगे Q, ये डिस्टेंस सेम है x पे, अब एक चार्ज यहाँ रख दिया Q, ठीक है। तो अब इन इन, ये भी x दूरी पर है, इन दोनों की वजह से बताओ कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है पॉइंट चार्ज Q की वजह से। अच्छा, अब और इस क्वेश्चन में और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहो तो मान लो ये यहाँ पर एक चार्ज रख देंगे Q, ये डिस्टेंस सेम है x पे, अब एक चार्ज यहाँ रख दिया Q, ठीक है। तो अब इन ये भी x दूरी पर है, इन दोनों की वजह से बताओ कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है।
तो ये यहाँ से फ्लक्स पास करेगा, ये यहाँ से, तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ना। क्वांटिटी। फ्लक्स स्केलर है, ओके मैम। फ्लक्स तो स्केलर। हाँ, जब ये कई कहते हैं जीरो, तो यही यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बस इतना तुम्हें बस ये बेसिक वाला याद रखना है। फ्लक्स की वजह से फ्लक्स आएगा तो क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ पर सिग्मा। फिर रिंग का है, सेंटर पे 0 रहती है, मैक्सिमम हो जाता है कहाँ पर? R/√2। हाँ, तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सेमी सर्कल पे निकालेंगे, फिर किसी एक आर्क पे निकालेंगे। तो ये मैंने बहुत बार कराया हुआ है। सेमी सर्कल पे कैसे निकालते हैं, चलो बताओ इसका, ये सॉल्व करो। कोई छोटा सा ड्राइव करनी है इक्वेशन। क्या नहीं है? ड्राइव करनी है इक्वेशन। हाँ, मतलब क्या आएगा आंसर? एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल पे मतलब प्लस क्यू चार्ज है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस r है। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी और क्या वैल्यू रहेगी। तो देखो यहाँ पे सिमेट्री है ना, सिमेट्री तो बनी रही है y एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर सिमेट्री तो बनी रही है y एक्सिस के अबाउट। तो यानी जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जो इसकी सिमेट्री के अबाउट होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा उसके अबाउट। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो डिराइव करना तो इजी है ना, कि मतलब छोटा सा मैंने हाँ, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ड्राइव करने भी सिखाए हैं तुम्हें। ये छोटा सा एलिमेंट डी क्यू कट कर लेती हूँ, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ आ रही है, ये डी ई आ रही है ना, ये इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा और एक इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से डी क्यू की वजह से लिख देते हैं क्या? के डी क्यू अपॉन आर स्केयर। अब ये डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू को क्या लिखते हो भाई? आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो Yes. जाएगा के आर डी थीटा अपॉन आर स्केयर। अब ये मैम लैम्डा दो आर डी थीटा लैम्डा। आर डी थीटा, यस, लैम्डा आर डी थीटा होता है ना, ठीक है। हाँ, लैम्डा भी लग जाएगा, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। तो के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्केयर। तो अब इसके बाद अब ये तो डी ई है, अब हमारे पास ई एक्स और ई वाई, तो कौन से कंपोनेंट में जाएगा? कॉस में कि साइन में? साइन में। साइन में साइन। प्लस होगा, कॉस वाला कट जाएगा। हाँ, तो 2 कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, के आर डी थीटा लैम्डा साइन थीटा, इंटीग्रेट कर दोगे उसको और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2k लैम्डा बाय आर, है ना। यस मैम। तो 2k लैम्डा बाय आर इज योर आंसर। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट का ही आंसर आया है, ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं अगर आर्क की बात करूंगी तो आर्क में भी फिर से एक एंगल कट करोगे छोटा सा, ठीक है, उसकी वजह से 2 कंपोनेंट आएंगे, ई एक्स और ई वाई। बट अब की बार कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब की बार दोनों कंपोनेंट्स जो हैं उनका रिजल्टेंट का आंसर मिलेगा। तो एक की वजह से निकालोगे, ऐसे ही दूसरे की वजह से, और उन दोनों का नेट ले लोगे तो क्या आएगा? रूट टाइम्स ऑफ 2 के लैम्डा बाय आर। फिर ये एक्सिस रिंग वाला है, इसका ग्राफ ये आता है। होलोस्फेयर का तुम्हें सबको मालूम है, इस सेंटर पे 0, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और किसी पॉइंट पर अगर दूर निकालना है तो स्मॉल आर ले लेते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से होता है कि मैक्सिमम हो जाएगा हमारा सरफेस पे, और फिर उसके बाद जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा 1/r स्क्वायर से। वहीं नॉन कंडक्टिंग शेल की बात करते हैं तो नॉन कंडक्टिंग शेल में सिर्फ और सिर्फ इनसाइड में चेंज आता है, किस पे वेरी करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो के क्यू आर बाय आर क्यूब, ये रटे होने चाहिए अब तो बस चुटकियों में, के क्यू आर बाय आर क्यूब। और ये इसको और कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद इनफाइनाइट शीट, तो इनफाइनाइट शीट का कितना आता है भाई? इनफाइनाइट शीट का आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आते हैं
कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे निकालो, ये दोनों सरफेस चार्ज दे देते हैं, बोलते हैं कि ए पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बी पे क्या होगी, तो हमें डायरेक्शंस के हिसाब से लेना होता है ना। डायरेक्शन ये वाले क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो कैसे कि अगर मान लो हमेशा प्लस की वजह से आउटवर्ड्स होगी, तो ये प्लस है तो यहाँ पर इसकी वजह से भी आउटवर्ड्स, और जो ये दूसरी वाली है उसकी वजह से भी आउटवर्ड्स हो जाएगी, इनसाइड इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से यहाँ, तो इसलिए बीचों बीच 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऐड हो जाएंगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऐड हो गए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई, ऐसे ही यहाँ पे बाहर आ गई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये करना जरा। ये प्लस प्लस है, तो सेकंड पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? 0। हाँ, और साइड में इन दोनों का एडिशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तुम लोग 12th का सिलेबस शुरू हो गया, तो 12th के तुमने प्री बोर्ड भी दे लिए, बोर्ड्स भी दे लिए फर्स्ट सेमेस्टर के। अब सब ने क्या करना है, जो भी चैप्टर हो उसका थ्योरी पढ़ के आ जाना, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे। अब अगली क्लास से नो थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। 11th में चलो नहीं आती थी, पढ़ ली। ओके मैम। हम्म हम्म और जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें मुझे पता है जो तुम्हें नहीं आते, जैसे अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक है, ईएमआई हो गया, तो इनकी मैं थ्योरी भी करा दूंगी 10-15 मिनट में रिवाइज करा के, कि बस ये पता होना चाहिए क्वेश्चन। अब तो कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा ना थोड़ा थोड़ा तो। ये तुम्हारे एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, अभी पिछली बार संडे को। कृष्ण ये समझाया भी था, ये जब उस डाउट में आए थे तुम लोग, टेंशन को बैलेंस करना है। मास हमें ग्राम में गिवन है मास को, तो मैम ग्राम में ही लेके सॉल्व करें या किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं, करें? ग्राम ग्राम नहीं देखो, ग्राम। पर ग्राम में करोगे तो फिर आंसर देखो किसमें है, देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल, एसआई यूनिट में ही होने चाहिए ना। फिर अगर ये न्यूटन कूलम में है तो एसआई यूनिट में ही लो मास भी, फिर केजी में करो। मैम आंसर 3 आ रहा है इस क्वेश्चन का। केजी करो, अगर केजी में नहीं करोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। एसआई यूनिट्स में करो सारी क्वांटिटीज। डिस्टेंस भी देखो सेंटीमीटर में है, तो डिस्टेंस भी मीटर में करो, क्योंकि ग्रेविटेशन की जब वैल्यू यूज करोगे वो मीटर सेकंड में है। ठीक है, जिसका आ गया ठीक है, चेक कर लेंगे। देखो बस इक्वेशन बैलेंस करनी थी। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे टेंशन लग रही होगी, तो कॉम्पोनेंट्स कर लिए टी कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस वालों को एमजी ने बैलेंस कर लिया, साइन थीटा वाले को चार्ज उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बैलेंस कर दिया।
ठीक है, अब थीटा कैसे निकालें? अब एंगल नहीं है तो थीटा कैसे निकालेंगे भैया? ज्योमेट्री से थीटा निकाल लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास tan आ गया और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो वैसे ये फोर्स की डायरेक्शंस मतलब बैलेंस करनी थी सब। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, उसके बाद तो तुम निकाल ही सकते हो चार्ज। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है 3। यस मैम। ठीक है, फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू 3 है। तो देखो, अगर जिसने वो वाला क्वेश्चन था ना, जो वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, जिसने वो रट रखा होगा, उसको ये क्वेश्चन करने में आई होगी दिक्कत। ठीक है, क्योंकि फोर्स ही बैलेंस करने हैं सेम उसी क्वेश्चन की तरह, वो डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन था। अगर जिसने वो रटा होगा तो इसमें दिक्कत आई होगी, जिसने वो समझ के किया होगा वो एकदम फटाफट कर दिया होगा, उसको इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय नहीं लगा होगा। और ये तुम्हारे टेस्ट में भी आया है इस संडे, पिछले वाले संडे में। करो इस वाले को। जिसको नहीं समझ में आए ना कोई भी क्वेश्चन, वो कह देना कि मैम इसको एक बार समझाओ ढंग से, मैं दोबारा से समझाऊंगी। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन at t equals to 0 at the distance of this has a speed this, the maximum of density if the electron strike s at t equals to 1 seconds। तो ये देखो, उसका डिफ्लेक्शन का उसका क्वेश्चन है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन का है ये, मोशन का सवाल है, इसमें इक्वेशंस लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लगेंगे इसमें। आंसर बताओ इसका कितना है? ये तो सिंगल डिजिट ही होगा। इसमें आंसर भी नहीं है, इसका आंसर नहीं है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैम लंबा आंसर है क्या इसका, अल्फा की वैल्यू या
वही नहीं होगा। नहीं, सिंगल डिजिट ही होगी भाई, ज्यादा बड़ी थोड़ी होगी। वही व्योम क्या आ रहा है? मैम अभी सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। करो फिर। इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। करो। स्पीड भी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई प्लेन शीट है, ठीक है, उस प्लेन शीट के इन्फ्लुएंस में कोई इलेक्ट्रॉन है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक है, इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। द इलेक्ट्रॉन एट t इक्वल्स टू 0 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है, t इक्वल्स टू 0 पर है कोई इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द s एंड हैज ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी भी दी हुई है इनिशियली इतनी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दिस प्लेट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा और इसको स्ट्राइक कर देगा। फिर तुम्हें इसमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है भाई। तो यानी एक्सिलरेट कितने से करेगा ये? देखो अगर मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगाते हैं हम लोग, हमारे पास डिस्टेंस भी है कि हमें 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, इनिशियल वेलोसिटी भी है कितना 1 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय में कराना है इसको 1 सेकेंड में। तो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सिलरेशन ही तो निकाल लेंगे, एक्सिलरेशन किसके बराबर आ जाएगा फिर? कि एफ इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू क्यू ई। तो एक्सिलरेशन क्या हो गया? क्यू ई बाय एम। और क्यू किसके बराबर, और चार्ज यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा। होता है इसका? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लो एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालो यहाँ से और बस यहाँ पे रख दो। तुम्हारे पास ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। देखो क्या क्या कांस्टेंट है, एम एप्सिलॉन नॉट बाय सी। तो इसके टर्म्स में तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये देखो ये यहाँ चला जाएगा, एम एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया। मैम 8 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्स इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 8 आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही करना था इसमें। इसमें साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम होता है, ई की वैल्यू बताइए, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा। तो होपलेस में तो जाया करो कि ये पता नहीं क्या ही आ गया। तो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पोटेंशियल का पोटेंशियल। तो अगली क्लास से पोटेंशियल पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ओके, असाइनमेंट अपलोड है, असाइनमेंट कर लेना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज है। अगर नहीं होगा तो मैं भी अपलोड कर दूंगी। हाँ